सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सभी जानते हैं कि स्पीकर होते हैं निष्पक्ष, कल अमित शाह देंगे जवाब। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। जुडिशियल ऑफिसर्स पर सवाल उठाने पर सीजेआई नाराज। एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू बनाने के निर्देश। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति की नियंत्रित। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी। पीएनजी और सीएनजी को प्राथमिकता। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा, विधायिका पर छोड़ दिया जाए विषय। मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस जॉय माल्या बागची की टिप्पणी। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन पर राहुल गांधी के समर्थन वाले बयान पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी को बताया भारत को बदनाम करने वाला शिल्पकार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ सदस्य खुद को बहुत ज्ञानी मानते हैं। उन्होंने कहा, स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये भी विपक्ष तय करना चाहता है। स्पीकर का रोल भी ये लोग तय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये कुर्सी पे कौन बैठेगा ये भी ओपोजिशन तय करना चाहते हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये स्पीकर का रोल भी इन लोग लेकर के अपना अधिकार लेना चाहते हैं। हमारा एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कागज फाड़ के कभी भी स्पीकर कुर्सी को हम लोगों ने नहीं फेंका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का इस देश के प्रति समर्पण कमल के फूल जितना पवित्र है। बस कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडियन स्टेट क्या होता है? कौन है इंडियन स्टेट? आप, हम, ये मातृभूमि भारत, ये इंडियन स्टेट है। इसका खिलाफ आपका नेता प्रतिपक्ष लड़ने की बात करता है। हम लोग बहुत साफ है। मैं उस पार्टी से आता हूं जो राष्ट्रवाद को अपना जिंदगी का मूल हिस्सा बना के चलते हैं। हम लोग ये कर नहीं सकते हैं। आप हमारा नेता को ऊपर में उंगली उठाते हैं। हमारा नेता को आप कभी भी आप गिरा नहीं सकते हैं। हमारा नेता को आप कभी गिरा नहीं सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सोच, नरेंद्र मोदी जी का इस देश का प्रति समर्पण उतना पवित्र है जितना कमल फूल पवित्र है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने गलत किया है। उन्होंने कहा, ओम बिरला जी के समय में कई रिफॉर्म हुए हैं। स्पीकर ओम बिरला जी का नेतृत्व में टोटल दिया है अभी तक 321 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सरकार के एमपीज को दिए हैं। 321 और अपोजिशन पार्टी को, ओम बिरला जी के नेतृत्व में अपोजिशन पार्टी को टोटल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का अवसर दिया है 364। ये पक्षपात है। हमारा संख्या ज्यादा है, सवाल पूछने के लिए ज्यादा आपको मौका देते हैं और आप कहते हैं स्पीकर पक्षपात करते हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बयान पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पीकर का पद कभी खाली नहीं होता है और इसकी गलत व्याख्या ना करें। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ, वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है।
ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर सदन की मर्यादा भंग करने और चर्चा से भागने का गंभीर आरोप लगाया है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष अक्सर उन्हीं मुद्दों को बार बार उठाता है जिन पर पहले ही विस्तार से चर्चा होती है। उन्होंने चुनाव सुधारों का उदाहरण देते हुए बताया कि इस विषय पर करीब 15 से 16 घंटे तक चर्चा चली थी, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने भी भागीदारी की थी। हालांकि जब सरकार की ओर से जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कि विपक्ष की मंशा कहीं भी चर्चा करने की नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन 15 से 16 घंटे डिस्कशन हुआ था ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इन्होंने एसआईआर के बारे में भी पूरी चर्चा की थी, लेकिन जब चर्चा का जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया था। ये इनका रवैया है। इनको कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में इनका कोई विश्वास नहीं है। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों ने एसआईआर प्रक्रिया में बाहर किए गए लोगों की 10,16,000 आपत्तियों और दावों पर अब तक गौर किया है। सीजेआई ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए न्यायिक अधिकारियों को चुनाव आयोग हर संभव सहायता उपलब्ध कराए। सीजेआई ने चुनाव आयोग को वेब पोर्टल से जुड़ी तकनीकी खामियों को दूर करने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिन वोटरों के दावों को न्यायिक अधिकारियों ने सही पाया है, उनके नाम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के जरिए प्रकाशित किए जाने की मांग याचिकाकर्ता कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखें, जिस पर वो उचित आदेश जारी करेंगे। सीजेआई ने यह भी कहा कि जिन दावों को न्यायिक अधिकारियों ने खारिज कर दिया है, उनकी अपील की सुनवाई के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज या जजों को नियुक्त किया जाए, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के तौर पर काम करेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कैबिनेट की ब्रीफिंग में। है ये सबसे बड़ा फैसला जल जीवन मिशन 2.0, सेकेंड मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करना, थर्ड पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर 4th रेलवे लाइन बनाना, चौथा प्रोजेक्ट आज जो अप्रूव हुआ वो सैंथिया से पाकुर, ये मध्य बंगाल है, पश्चिम बंगाल का नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल बीच में जो मिडिल वाला पार्ट है, सैंथिया पाकुर 4th लाइन। फिर मध्य प्रदेश में बदनवार से तांडला तिमरवानी, इसके 4 लेनिंग का काम हाईवे में, और जेवर एयरपोर्ट की फरीदाबाद वाली साइड से कनेक्टिविटी। ये 6 आज बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट में। मैं सबसे पहले जल जीवन मिशन पे आता हूँ। हम सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा प्रोग्राम है जो भागीरथी प्रोग्राम कहा जाए तो वो वैसा बड़ा प्रोग्राम है। इसका जो सबसे बड़ा मेजर थ्रस्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ का, कैसे सोसाइटी के समाज के हर वर्ग तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, हाउ डू वी टेक ऑल द बेसिक फैसिलिटीज to each and every household in the country. That is the theme, that is the mission, that is the aim of this program, Jal Jeevan Mission. इस जल जीवन मिशन का आज 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन इतना महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वाटर सोर्स, सोसाइटी को जितनी डिफरेंट जो कमिटीज़ बनी है, विलेज की कमेटी, ग्राम सभा की कमेटी, पंचायत की कमेटी, इन सबको इन्वॉल्व करना, फिर जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पे नए सोर्सेज निकालना, एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम आया। शुरू में टेक ऑफ करना, कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना। इस तरह से सोच के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है जल जीवन 2.0।
कंप्लीट इसका रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, रीओरिएंटेशन कर रहे हैं। सारा फोकस इंफ्रा क्रिएशन से अब सर्विस डिलीवरी पे। जल जीवन मिशन 1.0 वाज अबाउट इंफ्रा क्रिएशन, एक बेसिक मूलभूत ढांचा चाहिए वो बनाना था। अब था सर्विस डिलीवरी, सर्विस क्वालिटी, किस तरह से इन्वॉल्व करना, ऑपरेशन मेंटेनेंस पे फोकस करना, वो सारा फोकस इसमें आएगा। जो इसका एलोकेशन है वो बढ़ा के 8,70,000 करोड़ कर दिया गया है। बहुत बड़ा फोकस रहेगा कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना। स्टेट्स के माध्यम से ही ये प्रोजेक्ट पूरा अब तक इम्प्लीमेंट हुआ है। अब स्टेट में भी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, जैसे कोई गांव है तो उस गांव के अंदर जो सोसाइटी है उन लोगों को इन्वॉल्व करना इसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में। तो बड़ा थ्रस्ट है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, बड़ा चेंज है इसमें, इंफ्रा से सर्विस डिलीवरी पे फोकस, और तीसरा बड़ा इसमें पॉइंट है किस तरह से एक सस्टेन्ड वे में ये प्रोग्राम आगे चलता जाए, उस पे फोकस है। इसको करने के लिए कई डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल मेथड्स भी डिप्लॉय किए जाएंगे। सारी एसेट्स की डिजिटल मैपिंग होगी कंप्लीट, पाइपलाइन हो, टैंक हो, टैप वाटर का कनेक्शन का हो, उन सब का जीआईएस बेस्ड डिजिटल मैपिंग की जाएगी। हर एक प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेशन रहेगा। पाइपलाइन लगी है तो उसका एक सर्टिफिकेशन रहेगा, और उस सर्टिफिकेशन में जो विलेज कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जैसे लखपति दीदी है, जैसे पंचायत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो सारा सिटीजन सेंट्रिक सर्टिफिकेशन इसका रहेगा। वाटर की क्वालिटी और वाटर का लेवल, जहां पर भी ग्राउंड वाटर लिया जाता है वहां पे वाटर की क्वालिटी, वाटर का सस्टेन्ड वे में कितना अवेलेबिलिटी रहेगी, वो सब चीजों को मास्टर प्लान के तहत लाया जाएगा। मास्टर प्लान बहुत ही माइक्रो यानी हाइपर लोकल रहेगा। मास्टर प्लान रहेगा उस पर्टिकुलर विलेज का, उस पर्टिकुलर एरिया का जहां के लिए ये फैसिलिटी दी जा रही है, और कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा जल उत्सव, जल अर्पण के माध्यम से। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो उसमें कम्युनिटी उसकी ओनरशिप ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ये लॉन्ग टर्म सस्टेन होगा प्रोग्राम। इंफ्रा बनाना पहले मिशन जल जीवन मिशन 1.0 का एम था, सर्विस डिलीवरी और सस्टेन्ड वे में इसको आगे बढ़ाना ये 2.0 का एम है। इसीलिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना इसमें प्राइमरी रोल रहेगा। आज का दूसरा बड़ा फैसला है मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करना। तमिलनाडु में जो 3 सबसे बड़े शहर हैं उसमें चेन्नई, कोयम्बतूर और मदुरई। मदुरई सांस्कृतिक केंद्र का बड़ा एक बहुत पुराना शहर है और सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, बहुत बड़ा हेल्थ केयर का हब है, और बहुत बड़ा रिलीजियस और कल्चरल श्रद्धा का एक बड़ा स्थान है। लोकेशन अगर हम देखें मदुरई की तो आसपास बड़े शहरों के साथ इसका मदुरई एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी लगातार है। ऑलरेडी एक कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट है, लेकिन लोगों का एस्पिरेशन है कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। जैसे ही कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है ऑटोमेटिकली उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आती हैं और दुनिया भर से कनेक्टिविटी, जो भी एयरलाइंस होती है वो भी अपने वहाँ पे स्लॉट्स लेने के लिए बिड करने लगती है, तो ओवरऑल एरिया का ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है। तो मदुरई के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करने का निर्णय लिया। कीपिंग इन व्यू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ मदुरई, टुडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी took the decision in the cabinet, in the union cabinet, to approve Madurai Airport as Madurai International Airport. So this will become a full-fledged international airport with this declaration and the subsequent, with this approval and the subsequent notification. This will bring connectivity from various parts of the world. There is a huge industrial cluster around Madurai.
automobile, rubber, chemical, granite, then the world famous temples of Meenakshi Amman temple, then Kudal Alaghar temple, then Tiruparan Kundaram Murugan temple. It's a very, very famous. And this is also the gateway to Rameshwaram. So this will be a major, major change in the entire development of Madurai and Tamil Nadu. I'll come to the next project. Next project is Santragachi Kharagpur 4th line. ये रेलवे का प्रोजेक्ट है. संतरागाछी कोलकाता शहर के अंदर जो 4 बड़े स्टेशन है उसमें से एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है. बड़ा इसका डेवलपमेंट भी स्टेशन का बहुत हो रहा है. 6 फ्लोर का स्टेशन बन रहा है कंप्लीट. ये संतरागाछी से खड़गपुर, ये संतरागाछी, ये कोलकाता रीजन है सारा. हावड़ा, शियालदा, ये सारा का सारा कोलकाता रीजन है. इस कोलकाता रीजन से ऑलरेडी 3 लाइन्स है खड़गपुर तक. ऑलरेडी 3 लाइन्स है खड़गपुर तक और ये 4th लाइन बनेगी. तो 4th लाइन बनने से कनेक्टिविटी टू मुंबई और कनेक्टिविटी टू चेन्नई, ये दोनों की दोनों इंप्रूव होगी. और बहुत सारी सबअर्बन सर्विसेज चलती है यहाँ पर. उन सबअर्बन सर्विसेज के लिए कैपेसिटी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी. बड़ा प्रोजेक्ट है 4th लाइन का. करीब 2905 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा. हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, इन सब में से ये प्रोजेक्ट जाएगा. और 111 किलोमीटर का रूट लेंथ है इसका. काफ़ी सिग्निफिकेंट इसमें ब्रिजेस हैं. एक तो मेगा ब्रिज है, एक मेगा ब्रिज है, 15 मेजर ब्रिजेस है और 100 माइनर ब्रिजेस है. सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और उस एरिया के कंप्लीट जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, गुड शेड है, सीमेंट क्लस्टर्स है, सबअर्बन रेल है, पैसेंजर ट्रेन्स है. ओवरऑल इस 4th लाइन के बनने से इस रूट पे करीब 50 नई ट्रेन सर्विसेज चल पाएंगी जो कि मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, सबअर्बन की कैटेगरी में होंगी. कनेक्टिविटी मुंबई से इंप्रूव होगी, कनेक्टिविटी चेन्नई से भी इंप्रूव होगी. जितना रेल की तरफ फोकस जाता है उतना ही देश के लिए एनवायरनमेंट का बेनिफिट भी बढ़ता है. इस प्रोजेक्ट से जो नॉर्म्स है नीति आयोग और नीरी के पैरामीटर्स से कैलकुलेट हुए हुए, उसके हिसाब से 20 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी. 20 करोड़ विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 81 लाख ट्रीज. जितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते उतना इस एक अकेले प्रोजेक्ट के बनने से होगा. और 38 लाख ह्यूमन डेज जनरेट होंगे इस प्रोजेक्ट से. और देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट 452 करोड़ रुपीस बचेगी. जैसे जैसे ये रेलवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कमीशन होके रेडी हो रहे हैं, वैसे वैसे देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होती जाएगी. जो बहुत बड़ा एक मेजर कंपेटिटिवनेस का फैक्टर रहता था वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स के कारण सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा. दूसरा है साइंथिया से पाकुर. ये भी वेस्ट बंगाल में जो मिडिल पोर्शन है, मध्य बंगो कहते हैं जिसको, उसका प्रोजेक्ट है. ये 81 किलोमीटर का 1569 करोड़. आप देखिए अगर गंगा जी ऊपर जो ब्लू में गंगा जी, उनके गंगा जी के साउथ में प्रोजेक्ट है. पटना से बख्तियारपुर से क्यूल, भागलपुर और इधर कहलगांव, कहलगांव से फिर बरहरवा, फिर पाकुर, पाकुर से साइंथिया. ऑलरेडी 3 लाइन्स है यहाँ पे और ये 4th लाइन बनेगी. इसके बनने से जो नॉर्थ से कोलकाता रीजन की कनेक्टिविटी है, दिल्ली से कोलकाता रीजन की कनेक्टिविटी 2 तरीके से. एक हुआ ये जो रूट अभी आपने देखा पाकुर से साइंथिया वाला. दूसरा जो ग्रैंड कॉर्ड वाला रूट है, पटना से जो बांडेल होके अंडाल, दुर्गापुर, ये रूट है जो. तो अब ये दोनों ही रूट इसमें इतने सक्षम हो जाएंगे कि सिग्निफिकेंटली ज़्यादा गाड़ियाँ चला सके. आने वाले समय में बहुत डिमांड रेलवे की जिस तरह से बढ़ रही है उस हिसाब से कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ेगी. और बहुत यहाँ पे कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, ECL है, इन सब के लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिशियल रहेगा. 81 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल और झारखंड को जोड़ता है. ये पाकुर बहुत बड़ा एक स्टोन क्वेरी का
स्टोन क्रशिंग का भी एक सेंटर है जो कि पूरे ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न इंडिया में इसकी यहाँ से सप्लाई होती है। एक मेगा ब्रिज है, 41 मेजर ब्रिजेस है और 83 माइनर ब्रिजेस है। इस प्रोजेक्ट से 10 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रेलवे के पास आएगा और 7.7 करोड़ केजी कार्बन डाइऑक्साइड, ये टाइपो है यहाँ पे, करोड़ करेक्शन कर देना बिफोर सेंडिंग टू द टीम, मीडिया को भेजने से पहले। 7.7 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी और 31 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। 171 करोड़ रुपीस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी हर साल और 28 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब मैं हाईवे पे आता हूँ। हाईवे में मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है जो यहाँ से हम देखें, ये तिमरवानी है, यहाँ पर बड़ौदा, दिल्ली से बड़ौदा वाला रूट है, ये ग्रीन में जो दिख रहा है ना, NE4। यहाँ से बदनवार तक और आगे उज्जैन, उज्जैन से आगे देवास, देवास से होते हुए भोपाल। तो ये वाला सेक्शन है जो 80 किलोमीटर्स का होगा, तिमरवानी से बदनावार। ये वाला प्रोजेक्ट 4 लेनिंग होगा। नॉर्मल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट जिस तरह से चल रहे हैं आजकल हाईवे में, मैसिव कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रेलवे में, वाटरवेज में, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कनेक्टिविटी हो और ट्रांसमिशन लाइंस हो, ओवरऑल जितना इंफ्रा में भी काम चल रहा है उतना देश ने अपने 70 साल के इतिहास में कभी नहीं किया था। ये प्रोजेक्ट करीब 3,839 करोड़ रुपीस का है और 2 साल में कंप्लीट होगा। हाइब्रिड एन्युटी मेथड पे इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मोड पे इसको किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, इस नक्शे को अगर आप देखेंगे, ये जेवर एयरपोर्ट है, ये इधर दिल्ली का एयरपोर्ट इधर और यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से भी, हरियाणा से भी और दिल्ली से भी। इस कनेक्टिविटी को आप स्टडी करें अगर, तो एक तो यमुना एक्सप्रेसवे के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो गई, ये यमुना एक्सप्रेसवे, यह जो आपको दिख रहा है। दूसरा जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है, ये वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसके साथ कनेक्टिविटी और दिल्ली के एरियाज के साथ इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। तो आज जो अप्रूव हुआ है प्रोजेक्ट वाया फरीदाबाद, ये फरीदाबाद आपको यहाँ पे 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ उसके ऊपर बिल्कुल दिखाई देगा। फरीदाबाद से रेड कलर के डॉट में ये जो लाइन बनी है, काफी एलिवेटेड लाइन रहेगी ये, काफी एरिया इसका एलिवेटेड रहेगा। ये रोड, सॉरी लाइन नहीं तो ये रोड काफी एरिया में एलिवेटेड रहेगा और ये जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद के एरिया से कनेक्ट कराएगा। यही आगे कनेक्टिविटी फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ जाती है। तो एक तरीके से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, इन दोनों का जेवर एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एम्फेसिस दिया है, वी हैव टू हैव मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, वी हैव टू हैव दैट गति शक्ति माइंडसेट इन विच each and every mode can take the benefit of other modes। ये थॉट प्रोसेस के साथ ये प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में। बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इसका डिटेल्ड मैप है यहाँ पर। करीब रिवाइज्ड कॉस्ट, ये प्रोजेक्ट पहले अलग तरीके से अप्रूव था, आज इसकी रिवाइज्ड कॉस्ट जो प्रोजेक्ट में कैबिनेट में अप्रूव हुई है वो है 3,631 करोड़ रुपीस। 7.8 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहता था नंबर। 7.8 किलोमीटर एलिवेटेड रहेगा। अब ओवरऑल अब जेवर की कनेक्टिविटी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ और भविष्य में बुलेट ट्रेन के साथ भी। तो ओवरऑल जेवर की कनेक्टिविटी का ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
अपने फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में और ऐतिहासिक थर्ड टर्म में जिस तरह से देश का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यू करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का, नया बनाने का जो मिशन हाथ में लिया है, ये हमारे देश की फाउंडेशन है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट इससे इम्प्रूवमेंट आता है और देश की प्रोडक्टिविटी आने वाले समय के लिए बढ़ती है। ओवरऑल रेलवेज में 1,84,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। हाईवे में करीब 2,47,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हुए हैं सैंक्शन। मेट्रो में 1,31,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट हुए हैं। एयरपोर्ट्स करीब 9,000 करोड़ रुपीस के और मेजर पोर्ट और शिपिंग के 1,45,000 करोड़ रुपीस, रोपवेज के 6,800 करोड़ रुपीस, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज 28,000 करोड़ रुपीस और प्रधानमंत्री आवास योजना 5,36,000 करोड़ रुपीस और आज जल जीवन मिशन 8,70,000 करोड़ रुपीस। ओवरऑल करीब 22 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में हुए और इसका सीधा बेनिफिट इकोनॉमी को, एमएसएमई को, सोसाइटी के मिडिल क्लासेस को और जो लोएस्ट इनकम के फैमिलीज हैं उन सबको सीधा इंफ्रा का बेनिफिट मिलता है। आई टेक क्वेश्चंस और पिछली बार की तरह ही Yes, as per, thank you sir. As per protocol, first row में दीपक 46 number. Sir, this side. So this is about this Jewar Airport. As you rightly said, sir, the cost has only been revised. So what is the major change? Sir, so you rightly said that only the cost has been revised. So what is the Jewar Airport, sir? Link. हाँ sir, that's why I'm asking, sir. So what are the changes? And second part, will the same contractor get that work? In addition, is anything coming from Haryana government to fund this project, extra cost? Yes, 234, Dvesh. Sir, regarding the Jal Jeevan mission, how much has been spent till now under phase 1? And are there any deliverables that we can get to know of? 234, yes. Please introduce yourself. Sir, Shivani Bajaj from CNBC TV 18. I wanted to ask that the cabinet today consider and approve modifications to Press Note 3 to ease FDI conditions for inbound investments from countries sharing land borders with India. Next, Tarun. सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर जो जल जीवन मिशन 2.0 है इसमें 2.1 के मुकाबले क्या बड़े चेंजेस होंगे? और दूसरा सर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो प्रपोजल भेजा था वो 2.69 लाख करोड़ के आसपास था, लेकिन आज कैबिनेट ने केवल 1.51 लाख करोड़ ही अप्रूव किया है सर। हाय सर, मैं हरिकिशन शर्मा हूँ इंडियन एक्सप्रेस से ही। ये जो अभी आपने बताया कि 8.7 लाख करोड़ का टोटल एलोकेशन है 2028 तक के एक्सटेंशन के साथ, तो और इसमें आपने सेंटर का जो अभी जो प्रेस नोट हम लोगों को मिला है उसमें है कि 3.59 लाख होगा सेंटर का शेयर, रेस्ट विल कम फ्रॉम द स्टेट, तो इट कम्स रफली कम्स अराउंड 40% ऑफ द टोटल allocation. So it means कि 60% will be contributed by the states. सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। आज कैबिनेट की बैठक में खाड़ी देशों में उपजे हालात और भारत पर पड़ने वाले असर की कोई समीक्षा की गई क्या? Second row, anybody? Third row, fourth, 209. Sir, my name is Manas from Mint newspaper. There are reports emerging that the cabinet today considered relaxing the FDI norms for Press Note 3 for land border countries. Could you please give us some more information whether it has been cleared? 270. Sir, Sushil Vakil from this side. Sir, जैसे कि जल जीवन मिशन आज एक्सटेंशन हो गया, जो वाटर लेवल बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लीट हो रही है, 15-20 फुट से ज़्यादा नीचे से आ नहीं रही है,
इस पे उस पर भी फोकस किया गया कि नहीं? Anybody? The back side? No. Okay. Center में 238. नमस्कार साहब, मैं पद्म मेहता, एडिटर जलतेदीप जोधपुर, इत्तेफाक से आज यहाँ आया हुआ हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई आज इतने सारे प्रोजेक्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। जो मदुरई का इंटरनेशनल का किया है उससे बड़ी खुशी हुई है। मैं स्वयं मदुरई गया हूँ कई बार और देखा है। और उसी संदर्भ में मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, चूंकि आप जोधपुर से परिचित हैं, कि जोधपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1935 में, आज से 100 साल 90 साल पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा है और अब वर्तमान में इतनी टूरिज्म के हिसाब से और दूसरे हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे और जोधपुर के हमारे मंत्री जी, टूरिज्म मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर और जो पूरा देश को, विश्व को एक मैसेज देने वाला है, उस संदर्भ में आपसे विशेष कर निवेदन है। 67. अपना परिचय भी दे दें। एयरपोर्ट से अलीगढ़ के लिए एक एक्सप्रेसवे कुछ बनने का प्रस्ताव था, उस पर क्या? Anyone at the right flank? No. क्वेश्चंस तीनों ही प्रोजेक्ट्स पे हैं, तीनों मेजर आइटम्स पे हैं। मैं पहले जल जीवन मिशन के लूंगा पॉइंट्स। जो पहला क्वेश्चन था कि डिलीवरेबल्स क्या हैं रहे जल जीवन मिशन 1 के। 12.6 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन दिया गया जल जीवन मिशन 1.0 में। एक्सपेंडिचर का अमाउंट आपको दे देंगे। देन एक्सटेंशन कितने अमाउंट पे हुआ? 8.7 लाख करोड़ रुपीस का फाइन अभी आउटले हुआ इसका। सेकेंड, स्टेट कितना शेयर करेंगे? स्टेट के शेयर से रिलेटेड तो कोई चेंज हुआ नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ, जो पुराना वही स्ट्रक्चर है। क्या चेंजेस आए, ये बार कई लोगों ने प्रश्न पूछा। चेंजेस में सबसे बड़े 3 चेंजेस हैं। चेंज नंबर 1 है इंफ्रा, जो कि जल जीवन मिशन 1.0 का जो मेजर पॉइंट थ्रस्ट था कि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अब सर्विस डिलीवरी पे फोकस। सर्विस डिलीवरी इंफ्रा बनने के बाद में मैक्सिमम होती है। सेकेंड, सस्टेन्ड कैसे करना इसको, जैसे अभी आपका प्रश्न था कि क्या ग्राउंड वाटर के लेवल के बारे में भी इसमें, हाँ, ग्राउंड वाटर लेवल को भी इसमें प्रायोरिटी दी गई है। थर्ड, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को कैसे कम्युनिटी के साथ जोड़े, इसको सस्टेन करना है। तो इसमें जो भी समाज, जिसको भी इसका बेनिफिट मिल रहा है, जिस भी विलेज को इसका बेनिफिट मिल रहा है, उस गांव को, उस गांव के सिटीजन्स को, रहने वालों को, सबको इसके साथ जोड़ना, कम्युनिटी को जोड़ना, जिससे कि ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी का प्रोजेक्ट बन जाए और सोसाइटी इसको ओन करे। ये 3 बड़े चेंजेस इसमें लाए गए। वाटर लेवल, स्टेट कंट्रीब्यूशन, एक्सटेंशन, अमाउंट। अब तक जो यूटिलाइजेशन हुआ है वो जल जीवन मिशन 1.0 में 3,60,000 करोड़ का है। 3,60,000 करोड़ रुपीस का यूटिलाइजेशन हुआ है। अब आता हूँ जेवर एयरपोर्ट पे। जेवर एयरपोर्ट, आपका क्वेश्चन था कि इसमें क्या चेंज है। चेंज ये कि हाईवे एलिवेटेड बनाना है 7.8 किलोमीटर्स का, जो आपको इसमें दिखाया था प्लानिंग में। इसमें हाईवे एलिवेटेड बनेगा फरीदाबाद के ये वाला हिस्सा, फरीदाबाद सेक्शन ऑफ द प्रपोज्ड कॉरिडोर, ये वाला हिस्सा फरीदाबाद के थ्रू जाएगा, जो वो बेसिकली एलिवेटेड हाईवे बनेगा 7.8 किलोमीटर का। प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा वो तो ऑपरेशनल जिस तरह के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से चलेगा। हाँ, तो वो तो ठीक है, ये कैबिनेट का विषय नहीं है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस हुए।
बाकी मैंने आपको सब बता दिया, जो भी कैबिनेट में डिस्कशन हुआ वो सारे बता दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में 6 फैसले लिए गए। खासतौर से जल जीवन मिशन के विस्तार का फैसला लिया गया, मदुरई एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने का फैसला लिया गया और साथ में जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर भी फैसला लिया गया और संतरागाछी से खड़गपुर के बीच चौथी रेल जो चलाई जाएगी उस पर भी फैसला लिया गया और साथ में एलिवेटेड रोड। तो ये कुछ फैसले लिए गए कैबिनेट की मीटिंग में। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सरकार प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, सामान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार इस स्थिति पर 24 घंटे नजर रख रही है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने की तैयारी में है। शिकायतों के समाधान के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। भारत के पास कुल 70 दिनों की भंडारण क्षमता है। अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति का काफी बेहतर बताया जा रहा है और देश में पर्याप्त ईंधन की जो बता रहे हैं कि पर्याप्त ईंधन है और स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने की तैयारी भी की जा रही है। यानी ईंधन की बात करें तो देश में पर्याप्त ईंधन है, किसी भी वितरक के पास पर्याप्त स्टॉक है और साथ में आपको यहाँ ये भी बता दें कि घरेलू उत्पादन की अगर बात करें तो 10% की इसमें वृद्धि बताई जा रही है और सभी जो रिफाइनरियां हैं अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। यानी देश की अगर बात करें, भारत देश की, तो यहाँ पर पूरी तरह से ईंधन मौजूद है और भारत के पास कुल 70 दिनों की जो भंडारण क्षमता है उसके बारे में बताया गया है। अन्य देशों की तुलना भी की गई है कि भारत के पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है और इसी खबर पर हमारे साथ निशांत राय जुड़ गए हैं। आइए उनके पास चलते हैं सीधे। निशांत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में ईंधन की कमी नहीं है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने किस क्षेत्र में गैस की आपूर्ति में कटौती का भी फैसला बताया जा रहा है किया है। देखिए, सरकार की ओर से ईंधन को लेकर लगातार एक बात कही जा रही है कि सरकार की तैयारी पूरी है, जरूरत पड़ने पर जो है वो कदम उठाए जाएंगे, लेकिन देश में ईंधन की कमी कहीं भी नहीं आने दी जाएगी और इसको लेकर सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो खाड़ी देश में जो संघर्ष चल रहा है, तो क्या इसका भारत पर कोई असर पड़ा है या भारत के पास पूरी तरह से ईंधन की कोई कमी नहीं है? देखिए, भारत इसको लेकर अपनी तैयारी कर रहा है और भारत के पास अपना रिजर्व मौजूद है और ऐसे में जो है अभी भविष्य को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सरकार अलग जगह एक्सेस कर रही है किस तरीके से और भी जगहों से हम ईंधन की पूर्ति कर सके आवश्यकता पड़ने पर। फिलहाल भारत में किसी भी प्रकार के ईंधन की कमी नहीं है और भारत सरकार इस कमी से लड़ाई करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है ताकि देश में किसी भी आपात स्थिति में इसको निपटा जा सके। फिलहाल जो ईंधन का भंडारण है वो पर्याप्त मात्रा में है, जिसका चलते कहीं भी किसी भी सेक्टर में जो ईंधन है उस पर असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, भारत की ओर से जो ईंधन की कमी ना हो आने वाले कल में भी, इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार जो तमाम देशों से ईंधन का जो आयात करती है उसमें हम और भी रास्ते देख रहे हैं, खासकर जो ईरान और वेस्ट एशिया में चल रहा है। ऐसे में सरकार किन किन जगहों पर और जगहों से हम लोग ईंधन की सप्लाई कर सकते हैं और खासकर उसका इस रूट पर असर ना पड़े जिस रूट पर फिलहाल वॉर चल रही है। सरकार तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है और एक एक करके अगर कहा जाए तो विकल्पों को तलाश भी रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार जल्द ही जो है कोई बड़ा फैसला भी हमें देखने को मिल सकता है और स्टेट्स के साथ और देशों के साथ सरकार ईंधन सप्लाई पर चर्चा कर सकती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़।